आपको इंडिया में एम्बुलेंस मैन के नाम से जाना जाता है। जी, इसकी जी। शुरुआत कैसे हुई? A man truly dedicated to the service of the people. He is a farmer who grows crops that feed us and who drives an ambulance that saves lives. Meet Ashok Tapasvi. This is Ashok Tapasvi, a farmer from Fatehpur in Uttar Pradesh who is better known as the ambulance man. He has made bringing relief to people in pain his life's purpose. Ashok has been helping transport people to the hospital for the last 12 years. Whether winter, summer or rain, his spirit has never been dampened and he has never shied away from helping people in road accidents or other people who are injured, doing his utmost to save their lives. जो रोड एक्सीडेंट्स में जैसे कॉल आता है हमें, हम चाहे दिन हो या रात हो तो मौके पर पहुंचना। Ashok Tapasvi started his ambulance service in 2007. First facilitating others, then he bought an ambulance himself, which he now drives. He has saved nearly 1,600 injured people by taking them to the hospital in time. He has also transported 385 dead bodies of people who have died in accidents to the mortuary. But Ashok has a more complete mission. He also conducts awareness campaigns on road safety. अभी मैं जो 1600 जो केसेस मैंने पिकअप किए हैं रोड एक्सीडेंट में, जो 385 डेड बॉडीज मैंने उठाए हैं, उसका 80% बिना हेलमेट के लोग हैं। अगर हेलमेट लगाए होते तो ब्रेन हैमरेज ना होता। 80% लोग। Besides this, Ashok Tapasvi is a social worker and a good farmer. Truly, his work is related to saving lives, even through the produce of his land. One can say he is truly in the service of people, including in their pain, making his name Tapasvi all the more meaningful. अशोक सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हैं। और आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको देख के तो कौन नहीं अच्छा हो जाता। आपको इंडिया में एम्बुलेंस मैन के नाम से जाना जाता है। जी, इसकी जी। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसा है कि जैसा कि आपने देखा है कि जब बाबूजी नहीं रहे मेरे, ओके तो एक एम्बुलेंस मैंने उनकी याद में लिया है 2007 में। ओके, और 2007 में एम्बुलेंस मेरे बंगलों के बाहर खड़ा रहता है फार्म पे। ठीक है। तो जब भी कोई कॉल आता है एक्सीडेंट का, तो मैं मौके पे पहुंचता हूँ। मौके पे पहुंच के घायल है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल गोल्डन आवर्स में पहुंचा देना। ठीक है। इस तरह से करीब 3000 के ऊपर लोगों की जान मैं अभी तक बचा चुका। ठीक ठीक ठीक। और करीब 400 के ऊपर डेड बॉडीज मैंने पिकअप किया रोड एक्सीडेंट के, जो रोड पे एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो उनका घर परिवार का भी लोग उनको हाथ लगाने में बहुत डरते हैं, घबराते हैं। तो उनको भी लेकर मैं समेट कर टुकड़ों में बिनता हूँ। अपने से टुकड़ों में बिन के मैं एक एक पीसेस में समेट कर उनको मॉर्चरी हाउस पहुंचाने का काम करते हैं। बिल्कुल सर, मैंने देखा कि और जो लोग होते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं, वो ये सब काम दूसरों से करवाते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा देखा कि आप खुद पहुंच जाते हैं। हाँ, उनको ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं जो है ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। क्योंकि मुझे जब कॉल आता है तो जब मैं पहुंचता हूँ मौके पे, तो जैसे बॉडी पड़ा होता है, स्मैश हो जाता है पूरा ना ट्रक के वजह से, तो मैं पहुंचता हूँ तो मुझे लगता है ये तो मैं हूँ, ये मेरा बॉडी है। तो मैं अपने बॉडी को ही समेट रहा होता हूँ अपना। यही मानवता की परिभाषा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही इंसानियत है। बिल्कुल बिल्कुल, सनातन धर्म में आपके दर्द को, अपना दर्द महसूस करना, इसी को मानवता खा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा लोगों में कमी आ रही है और इस पर भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ। आपका जन्म क्यों हुआ, वास्तविकता पूछकर अर्थ क्या, हमारा धर्म है क्या, इस पे भी मैं लोगों के बीच में इंटरेक्ट रहता है। मैं कुछ न कुछ शेयर करता रहता हूँ अपने विचार जो है। अब काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी के पीक पर पहुंच गए हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी के पीक पे पहुंच जाता है, सनातन धर्म को समझ जाता है, उसे पता होता है कि हर एक कण वो ईश्वर ही है। जी जी जी। सामने वाला भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है, हर एक कण वो ईश्वर है। तो आपने जैसे कहा ना कि आप जब उसको देखते हो तो उसमें आप अपने आप को देखते हो। जी जी, हाँ हाँ। तो थोड़ा सा शुरुआती अपना बताइए कि आप शुरुआत कैसे हुआ, ये सब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जहाँ तक प्रेरणा की बात है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कम उम्र का रहा। ठीक है, लगभग थोड़ा तो जो मेरे जैसे करीब 12-13 वर्ष के उम्र से ही, अच्छा, हाँ, कहीं कुछ एक्सीडेंट होता था, तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं दौड़ के पहले पहुंचूं।
हेल्प करने के लिए। ओके। ये मैं आई थिंक बाय बर्थ मेरे अंदर कुछ ऐसे शक्तियाँ हैं या प्रेरणा है मुझे मिला हुआ है, तो उसी को लेकर मैं ये करता गया। और एक और बताता हूँ, मेरे पास मर्सिडीज बेंज भी है जैसे, तो मैं कहीं एक्सीडेंट होता तो मैं मौके से मैं ही पहुंच जाता हूँ, तो फिर मर्सिडीज बेंज में मेरे साथ किट होता है, तो उसी को मैं किट को रख कर, चाहे वो डेथ भी है तभी भी मैं उसको लोड कर लेता हूँ, और घायल है तो नेचुरली वो उसकी जान बचनी है अगर मैं पहुंच गया तो। कोशिश ये रहता है कि जान बचे। तो इसी तरह एक घटना घटी थी मेरे पास उस समय, टाटा स्टेट कार थी, मैं इलाहाबाद से आ रहा था, अब तो प्रयागराज नाम हो गया है, तो मैं प्रयागराज से ही लौट रहा था, तो 11:30 बजे का टाइम था। तो देखा कि एक कार को किसी एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के साथ हुआ, लेकिन वहाँ सिर्फ गाड़ियाँ थी, उसमें करीब 5 लोग थे। अच्छा। और फिर उनको सबको मैं एक एक करके निकाल कर, फिर मैं उन पूरे फैमिली को निकाल के हॉस्पिटल लेकर आया राम सनई में। वो घटना बहुत बुरा था, और इसके बाद सब लोग बचे टाइम से। इलाहाबाद से कम नहीं तो उनके जो फैमिलीज थे करीब 12-13 गाड़ियों से पहुंच गए, फिर से उनको ले गए। फिर इस तरह से बड़ी खुशी मिलती है कि कब हम किसी के काम आ जाए, यही हमारा धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोशिश रहता है कि हमें हमेशा कहीं ना कहीं, जैसे अभी देखेंगे कि एम्बुलेंस मेरा खड़ा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप मेरा पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, अगर अभी कोई कॉल आ गया तो मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पर, मैं तुरंत निकल जाऊंगा। ये आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी देर बाद। ऐसा ही हो रहा है 6 महीनों से। ऐसे ही हो रहा है। 6 महीनों से हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और समय मैं आपका नहीं ले पा रहा था। जैसे कि आप समय क्या देना है कि कोई ना कोई कॉल आ जाता था। एक्सीडेंट अभी 2 दिन पहले का एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, मैं खाना ही खा रहा था, तो 2 चपाती मैं खा चुका था, तो फोन आया, बोले सर बहुत सीरियस है, आज राधा नगर चौराहे पर हुआ। तो मैं गया तुरंत, वैसे थालियां से ढक दिया मैंने अपने भोजन को, मैं तुरंत निकल गया, और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज किया। तो ऐसे लोगों की जान बच जाती है। और जैसे कि बहुत सी सेवाएं हैं, और एक शायद आपको पता होगा कि जो अनक्लेम बॉडी होते हैं, लावारिस जिसे हम कहते हैं, तो मैं तो उसका वारिस ही बन जाता हूँ, अब लावारिस नहीं रह जाता हूँ, कि वो अनक्लेम बॉडी को भी मैं विधिवत अंतिम संस्कार करने का कार्य करता हूँ, और बाकायदा उसके हवन पूजन के साथ उसका कार्य करता हूँ। अभी इसी मंथ में, ये जो हमारा मंथ चल रहा है, जब आप पॉडकास्टिंग करें तो 7 बॉडीज हो चुके, परसों भी मैं लेकर गया, ऐसे 7 बॉडीज हो चुके जो अनक्लेम हैं। तो ये बहुत वैसा कार्य होता है कि कोई नहीं करना पसंद करता है। मैं आपको बताता हूँ, जो अनक्लेम बॉडी होते हैं, तो रूल्स के हिसाब से 72 आवर्स उसको रोकना पड़ता है। और ये मान कर चलिए कि बॉडी पूरा कीड़े पड़ जाते हैं बॉडियों में, और बहुत स्मेल आता है, और ऐसे समय पर कोई हाथ नहीं लगाना चाहेगा, तो मैं ले जाकर अंतिम संस्कार, तो ये मेरा सौभाग्य रहता है। बहुत बड़ी बात। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस योग्य हूँ, और यही मेरा मैसेज रहता है फॉर द न्यू जनरेशन, जो हमारे हैं उनको मोटिवेट करना। क्योंकि एक्सीडेंट के बारे में अगर आप सोचेंगे, हमारा फतेहपुर जिला एक ऐसा मुझे लगता है कि जिले में एवरेज जो डेथ है, रोड एक्सीडेंट्स के जो डेथ के एवरेज है, वो एटलीस्ट ये मान कर चलिए कि 60 से 65 डेथ होता है मंथली हमारे फतेहपुर जिले में। हाईवे पे एक्सीडेंट्स है, स्टेट हाईवे पे सब, हाँ सब ओवरऑल। तो ये ट्रैफिक रूल्स पे, या हम लोग रोड सेफ्टी पर अगर बात करें, तो लोगों को हमें जागृत करना है जी। हम बहुत अच्छा चलाते हैं, लेकिन सामने वाला गलत है तो क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हेलमेट्स के लिए हम बाकायदा, मैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम करता रहता हूँ। मैं भी जा रहा था संगम नहाने, तो ट्रेन तो फुल थी, वहाँ से जाना नहीं हो पा रहा था, बस में इतनी भीड़ थी कि जी जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैंने नई बाइक ली, मैं वहाँ से गया, मैं बिल्कुल बाकायदा चला रहा हूँ, सही चला रहा हूँ, ठीक है। सामने से मेरे सामने एक कार आ जाती है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, स्पीड तो रहती है, सामने गिर गया। सिर्फ हेलमेट ने मुझे बचा लिया, मेरे पूरे हेलमेट में यहाँ पे स्क्रैच पड़ गए, देखिए हाथ यहाँ पूरा लग गया, सिर्फ हेलमेट की वजह से मैं बच गया, अदरवाइज आज मैं यहाँ नहीं बैठा। अभी समझ लीजिए कि 70% जो डेथ हुई है रोड एक्सीडेंट्स में विदाउट हेलमेट,
लोगों को लगता है कि मैं जब ले जाता हूँ हॉस्पिटल, बोलते साहब ये तो कहीं चोट भी नहीं है, और आप कह रहे कि मर गया बिना है मतलब हेलमेट, मतलब सर में चोट है। तो क्या होता है कि जब बिना हेलमेट के अगर हमें होता ये कि जब अगर हम कहीं पर पैदल चल रहे हैं, ठोकर लगती है तो हमारा हाथ आगे पहुंचता है। मतलब इजी बाय डिफॉल्ट हमारा हाँ हाथ आगे जाता है, क्योंकि ब्रेन कमांड कर लेता है कि हाथ आगे चला जाता है। लेकिन कहीं अचानक अगर हम टकराते हैं तो हमारा हाथ कमांड नहीं हो पाता, डायरेक्टली हमारा सर आगे जाता है। तो हमेशा देखा होगा बाइक एक्सीडेंट्स में सर, आपका सर मुंह में ही चोट आते हैं। तो इस तरह से ये जो घटनाएं होती हैं, तो बहुत से जब फैमिली पहुंचते बोलते साहब कहीं ब्लड भी नहीं है, और आप कहते हैं ये मर गया, इसमें कोई ना कोई कारण हो सकता है। हमने कहा कुछ नहीं होता, ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो भी मांस का ही बना होता है एक तरह से। जो ब्रेन है नेचुरली, जैसे हम किसी को अगर मारते हैं कहीं पर भी, हाँ यहाँ पर मारते तो यहाँ स्वेलिंग आ जाएगा तुरंत। इसी तरह जब ठोकर लगता है सर पर, तो जो ब्रेन होता है उसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, तभी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है, तब ब्रेन हैमरेज हम लोग कहते हैं। तो वही कंडीशंस पे ऑन द स्पॉट लोग, इसलिए हेलमेट हो काफी सेफ्टी है। और बहुत से लोग तो मैंने देखा कि मैं तो कभी कभी मजाक भी कर लेता हूँ कि लोग हेलमेट पीछे टांगे रहते हैं। हाँ। तो मैंने प्लान किया कि यार ये असल हेलमेट पीछे टांगते हैं, ये इतना सरदर्द लेते हैं बेचारे, हैं हेलमेट लगाना नहीं लेकिन पीछे टांग लेते हैं। तो मैंने क्या प्लान किया कि सोचा छोटा लॉकेट बनाया जाए हेलमेट का डिजाइन का, और उनको लॉकेट पहना देंगे। अच्छा है ना, पीछे टांगने से अच्छा लॉकेट ही पहन लो हेलमेट का। तो इतना मतलब लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। उनको नहीं सिर्फ हेलमेट क्यों लगाते हैं, पुलिस के डर से। इतना गंदा माइंडसेट है, समझ लीजिए वो चालान के बचने की वजह से हेलमेट लगाते हैं। हाँ, चालान अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ी लगाएंगे। सेफ्टी उनको नहीं, उसका नॉलेज ही नहीं है। हाँ। उनका नॉलेज माइंडसेट बड़ा है। इसमें गवर्नमेंट भी क्या करेगी? तो इसमें सिविक सेंस भी कोई बात चीज होती है ना। इसमें नहीं, गवर्नमेंट का कोई इसमें देखिए वो नहीं है। हमको खुद अवेयर होना है। वही हमें खुद सोचना है इस पे। और एक चीज मैं और बताता हूँ, बहुत से मैंने बॉडीज उठाए हैं रोड एक्सीडेंट के। एक घटना घटती है 11 बजे के करीब, मुझे कॉल आता है कि सर एक्सीडेंट हुआ है। मैं मौके पे पहुंचता हूँ, देखता हूँ कि पूरा वो और पूरी गाड़ी डैमेज हो चुका होता है, और उसका पूरा बॉडी जो है वो एक तरह से स्मैश हो जाता है। तो मैं गाड़ी पर माँ शारदा लिखा था उसके, तो लेकिन मैं हमेशा कभी भी एक्सीडेंट होता है रात में, तो मैं पहुंचता हूँ तो मैं पहले मोबाइल फोन ढूंढता हूँ। उसका मोबाइल है, कोई ना कोई होगा। तो उसका मोबाइल, मुझे आपको यकीन नहीं करेंगे, उसका मोबाइल पहले जो मोबाइल्स आते थे सो की वाले, तो वो उसमें चैन के नहीं उसमें रखते थे, वो उसका एक कवर होता था, चैन कवर। तो चैन कवर उसके हार्ट के अंदर पड़ा था, वो लाइट जल रहा था। मैंने वहां से निकाला, फिर उसको क्लीन किया, लास्ट कॉल किया। जब लास्ट कॉल किया तो उसकी बेटी ने फोन उठाया। हाँ, तो मतलब इतना दर्दनाक है वो घटना कि आप उसके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब लास्ट कॉल किया तो बेटी ने, मैंने पूछा ये बेटी गाड़ी का नंबर पता है? बोलते नहीं, हमें नहीं पता है। हम कहा ये मोबाइल किसका? कहते पापा का है। तो पापा का मोबाइल है, और बेटी उठाती है, और मैं बेटी से पूछता हूँ कि कुछ गाड़ी में आगे लिखा है? कहती माँ शारदा लिखा है आगे नंबर प्लेट की जगह पे। वैसे अब तो नंबर्स आने लगे, पहले नंबर प्लेट पे जाता था। तो फिर मैं देखा, तो आज देखे कि उस घर में 3 बेटियां हैं, तो घर का मुखिया नहीं अब जी। क्योंकि हमेशा आप देखेंगे कि जो रोड पे चलता व्यक्ति है, जो चलने वाला व्यक्ति है, वो घर का एक जिम्मेदारी व्यक्ति चलता है। वो कहीं जॉब के लिए निकला है, कहीं बिजनेस में जा रहा है, एक जिम्मेदारी व्यक्ति रोड पे चलता है, कमाने वाला इंसान है। अगर वो सेफ नहीं है तो घर कैसे सेफ? पूरा घर। ऐसे कई घर उजड़ चुके, कई घर है उजड़ चुके हैं। तो मैं लोगों को यही हमेशा प्रोग्राम्स में, रोड सेफ्टी के प्रोग्राम्स में लोगों को मैं अवेयर करता हूँ। कई प्रोग्राम्स में करता रहता हूँ, और अभी करता भी रहूँगा। तो ये चीज़ें हैं बहुत। और कैसे कहा जाए, सेकंड, ज़्यादातर मैंने जो एक्सीडेंट्स के केसेस उठाए हैं वो शराब के नशे में उठाए हैं। और ये भी एक कैसे हम लोग अवेयर करें, वो खुद ही मरने के लिए निकला है पीकर,
तो कैसे हम लोग अवेयर करेंगे? जी जी जी। तो हर चीज हमारे यहाँ पे तो माइंडसेट बना ना, हर चीज में गवर्नमेंट को ब्लेम कर दो। नहीं गवर्नमेंट को ब्लेम करता, गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना प्रयास में है, वो चलान के बहाने से सोचते हैं उनके अंदर डर पैदा करो, वही। तो ये डर के वजह से हेलमेट लगाएंगे, डर को, तो उनकी जान बचाना है। जी जी जी। आपने एक मूवी देखी है भारत मूवी, सीएम भारत? नहीं साउथ की मूवी थी। उसमें वो क्या करता है, वो सीएम बनते हैं और वो बाहर से पढ़कर आते हैं। नहीं, सीएम बनते हैं। जस्ट अभी मैं उसको देख रहा था, वही सुन रहा था मैं। वो सीएम बन गया, सीधे वो कहता है कि नहीं, कितना क्या है, 10,000 20,000 चलान कर देते, पूरी सैलरी लोगों की चली जाती है, सैलरी चली जाती है। तो नहीं, ये भी सही है। हम इतना क्यों नहीं अपने बारे में सोच सकते हैं? आज वही चीज हम डॉक्टर को देते हैं एक्सीडेंट के बाद, ठीक और वो उनका मकान तक बिक जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो जिंदा नहीं बचता। बिल्कुल। एक घटना घटी थी, सुबह का करीब 5 बजे का समय था, ठीक है। विंटर का सीजन था, और वो एमपी से लौट रहे थे, एक फैमिली है, वो भी फैमिली हमारे यहाँ पर फतेहपुर में लाला बाजार की फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली थी। वो बेटी के लिए लड़का देखने गए थे, ठीक है, तो वो लौट रहे थे, ठीक है। तो मुझे फोन आता है 5 बजे सुबह, तो मैं पहुंचता हूँ, कोहरा का टाइम था, मैं पहुंचा, ठीक है, और देखा कि जो ड्राइविंग कर रहा था वो बेटा था, उनके पिताजी बगल में बैठे थे, माताजी पीछे थी, और एक 8 साल की लड़की लेटी थी, और तीनों की डेथ होती है। आप सोचिए, 60 किलोमीटर का स्पीड रहा होगा, उन्होंने टक्कर लगा, ट्रक खड़ा था, पीछे से वो डैश मारा, तो तीनों की डेथ हो गई। अब वहां पर लोग को बड़ा आश्चर्य लग रहा था, आश्चर्य इसलिए लग रहा था, कहते भैया ये कैसे मर गए, ये मतलब चोट कहीं नहीं है। तो फिर मैंने बताया उनको, शॉक कुछ लगता है उनकी बॉडी पे, है ना? नहीं, उसके लिए फिर मैंने बताया सीट बेल्ट का क्या महत्व होता है। अगर सीट बेल्ट तीनों लोग लगाए होते, खरोच भी नहीं लगता, मतलब ये मान के चलिए खरोच भी नहीं लगता ना, खरोच कहीं लगा उनको। होता यह है कि जब हम लोग कहीं पर ड्राइव पे निकलते हैं 4 व्हीलर पे, जब भी कहीं गाड़ी हमारी टकराती है, अगर आपका 60 का स्पीड है, तो आपका जो फोर्स होता है, बॉडी फोर्स, वो डबल हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारा रिब्स है ना, ये बहुत नाजुक रिब्स, बहुत नाजुक, और ये लेकिन जब टूटता है ना, ये ऐसे ब्रेक नहीं होता है, ये बहुत बिल्कुल आप देखेंगे जब कोई कच्चा पेड़ की कोई लकड़ी अगर तोड़ते हैं, तो उसमें देखा होगा वो पॉइंटेड ऐसे टूटता है, वो एकदम कट से नहीं टूटता, सूखे के जैसे एकदम पॉइंटेड होता है। वो सब लंग्स को और हार्ट को भस्ट कर देता है, अंदर जाएगा पूरा, भस्ट हो गया तो ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए। तो जो पिताजी नींद में थे वो डैशबोर्ड से टकराए, जो बेटा चला रहा था वो स्टीयरिंग से टकराए, जो माँ पीछे लेटी थी वो टकरा गई सीट से, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो फोर्स था, अचानक कुछ होता है तो हमारा बॉडी आगे जाता है, आगे जाएगा, बॉडी आगे जाता है, इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो तीनों के रिब्स टूटे हुए थे, और तीनों को फिर मैं तीनों को लेकर हॉस्पिटल गया। जो 8 साल की बेटी थी वो लेटी हुई थी, उसको कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे आगे गिर गई, बस उसको कहीं पर भी चोट नहीं लगा। तो सीट बेल्ट का ये महत्व है। अभी मैंने वीडियो वायरल किया था, 4 बच्चे खत्म हुए थे हमारे बिटोरो रोड पर, ठीक है। वो लोग पटेल फैमिली से थे जी। तो वो थे आपके फॉर्च्यूनर से, मैंने वीडियो बनाया था उसका, और फॉर्च्यूनर में मैंने बताया कि यार अगर ये बेल्ट लगाए होते तो ये चारों बच जाते। मैंने अंदर का दिखाया कि अंदर जो एक कॉकपिट के तरीके होता है, कैबिन, वो ऐसा डिजाइन होता है, तो कभी भी वो ट्विस्ट नहीं हो सकता, ना ऊपर से प्रेस हो सकता है। अगर ये बेल्ट लगाए होते चारों बच गए होते। ये सीट बेल्ट, इसलिए मैं लोगों को सीट बेल्ट के लिए अवेयर करता हूँ, सीट बेल्ट का ये महत्व है। लेकिन लोगों को एकदम वो है, अगर बोल दो तो किसी से कभी आप सीट बेल्ट लगाए तो उनको बड़ा ज्ञान मत दो, हाँ, मतलब बड़ा फील हो जाता है, यार ये सीट बेल्ट बोल रहे हैं, यार मैं किसी पुलिस वाले से डरता हूँ क्या, हम खुद पुलिस वाले हैं, हम क्यों अपने यूपी में तो बहुत ज्यादा है दबंगई, तो लगता है कि यहाँ पे रूल तोड़ना मतलब दिखाते हैं कि मतलब आप कितने पावरफुल हैं, ये स्टेटस दिखाना होता है कि मैं रूल तोड़ रहा हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग सीट बेल्ट पे अवेयर करते हैं। और सेकंड, हमारा आप देखेंगे कि जो हाईवे है
नेशनल हाईवे है, 3 लेन 6 लेन है, तो एक साइड 3 लेन होता है। अभी ट्रक ड्राइवर्स को नहीं पता चलता है कि हमको चलना कहाँ है। आपने देखा होगा कुंभ के समय पर लोग जैसे डेथ की बात करते हैं कि इतना कुंभ मेले पे इतना वो वायरल हुआ, इतना थे लोगों की डेथ हो गई, वो कुछ नहीं। आप रोड एक्सीडेंट में इतने यात्रियों के डेथ हुए हैं, हाँ। उसको काउंट करके देख लीजिए आप। और सिर्फ क्यों कि गाड़ियां 3 लेन एक साथ, 4 लेन एक साथ चल रहा है, हाई स्पीड चल रहा है। मैं 2:30 बजे रात में कानपुर से लौट रहा था, देखा, मैं खुद परेशान हो गया। रात में भी इतना रश, बहुत जा रहे थे तो कई डेथ ऐसे रोड एक्सीडेंट में हुए, कई डेथ हुए। 2 तो डेड बॉडी मैंने बताया ना रोड एक्सीडेंट्स के, मैंने अनक्लेम थे, उनके कोई वारिस नहीं मिले, तो मैं उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये रोड सेफ्टी पर गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा प्रयास में है, और लेकिन हम अवेयर कैसे करें, बहुत दिक्कत है। मुझे तो बहुत है। मैं काफी हद तक उस मूवी से सहमत था। यहाँ पे जब तक झटका नहीं लगता ना इंडियन लोगों को, बदलते नहीं है, नहीं बदलना नहीं चाहते। नहीं, तब तक आप देखेंगे कि जो आज हमारा जो डेथ रेशियो है, रोड एक्सीडेंट के डेथ रेशियो है, जो बाइकर्स है, ये वो है, तो सब यंगस्टर हैं। कोई बुढ़ा आदमी नहीं ज्यादा जा रहा है, वो सब यंगस्टर है। हमारे नए जवान बच्चे जो है वो रोड पे ही मारे जा रहे हैं। एक तरह का आत्महत्या हुआ ये, सीधा सीधा। तो हमें बहुत अवेयर करने की जरूरत है बच्चों को, और खास करके कई स्कूल्स में मेरे प्रोग्राम लगते हैं। हाँ। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब जो हमारे स्कूल्स में जब कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर लड़कों से ज़्यादा जो है हमारी बेटियां जो है वो एक्शन में आती है। अच्छा। हाँ, अभी मैं एक जगह गया था मार्केट में, तो एक भाई साहब मिले, उन्होंने हेलो है हुआ और कहने लगे, भाई साहब आपका ये स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, तो मेरी बेटी ने आपका प्रोग्राम सुना रोड सेफ्टी पे, दूसरे दिन से मुझको कसम खिला के हेलमेट पहना दिया। तो बेटियों का बहुत अच्छा रोल है। बच्चों, लड़कों में कम बाप नहीं मानते लड़कों की बात, लेकिन बेटियों की बात पापा ज्यादा मानते हैं। तो इसलिए बेटियां हमारे बहुत अच्छा इसमें जहाँ भी प्रोग्राम होता है तो बेटियों का फीडबैक बहुत अच्छा रहता है बेटों से ज्यादा। तो अभी यही सब चीजें हैं, और कैसे क्या होगा। और बेटियों को भी एक मैसेज दे दीजिए कि इस वीडियो को अगर जो बेटियां देख रही हैं वो तुरंत अपने भाइयों को, पापा लोगों को क्या बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि जो भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम को, हमारा जो पॉडकास्टिंग हो रहा है, इसको जो भी देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। हमारी बेटियां भी देख रही होंगी, मैं बेटियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा और बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके उन पत्नियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा। पति तो हेलमेट लगा लेता है लेकिन पत्नियां नहीं लगा के बैठती हैं। ये भी एक बात है। इसका मतलब पति को पत्नी से प्रेम नहीं है अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि जो भी बाइक में चले, एक दो हैं तो दोनों हेलमेट की जरूरत है। देखिए, आप अगर सेफ रहेंगे तो आपका परिवार सेफ रहेगा। यही मेरा मैसेज है, सबके लिए है। तो रोड सेफ्टी का बहुत ध्यान, क्योंकि अब हर घर में 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स है, तो हमें बहुत संभाल कर चलना है। बहुत से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और ठीक है आप बहुत अच्छा चलाते हैं लेकिन सामने वाले पे नज़र रखना। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि पहले के समय पर जब हम लोग युद्ध में जाते थे तो कवच पहनना पड़ता था, क्योंकि तलवार का सामना करना है, भाला चलते थे तो हमको उनसे बचना पड़ता था। तो आज ये मानकर चलना है सबको कि जो हमारा सड़क है वो एक रणभूमि है। जब भी सड़क पर चले तो कवच पहनकर चले आप। आगे से भी दुश्मन आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है, बगल से भी आ सकता है, साइड से भी आ सकता है, तो हमको बचना है। बस इसलिए बड़ा पीस ऑफ माइंड के साथ घर से निकलिए, बहुत अच्छे मन से निकलिए, क्योंकि ज्यादातर जो भी इस सड़क पे रहता है वो तनाव में ही रहता है। बिल्कुल, वो अपने 2 वक्त की रोटी के इंतजाम में निकलता है। तो यही मेरा संदेश है आपके पॉडकास्टिंग के माध्यम से। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, कम से कम आप एक अच्छा विषय को लेकर चल रहे हैं, रोड सेफ्टी को लेकर चल रहे हैं। हमारा चैनल ही उस मोटिव में, और आपको टीम को धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी आपने बताया था कि आपने 14 वर्ष से, ठीक है, लोगों की जान बचाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि जिस 14 वर्ष में लोगों को होश नहीं रहता है, लोग कोई करियर पे परेशान है ना, कोई अपने माता पिता से परेशान है, कोई
कमाने के लिए परेशान है, ठीक है। हाँ। वो 14 वर्ष में कैसे अंदर से आया एक छोटे से लड़के को कि मुझे लोगों की मदद भी करनी है? देखिए वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, एक तरह से देखेंगे गॉड गिफ्टेड है, और एक मैसेंजर के तरीके हैं। मैं अगर कहीं पर कुछ बोलता हूँ तो एक मैसेज जाता है मेरा, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर के तरीके मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे अंदर जो सोच आई, कहाँ से आई, कैसे आई, और इसी सोच को मैं आपके ऊपर कैसे मैं अपने विचार को रखूं, तो आप उसको ग्रहण कर ले और आप भी सेवा करने के लिए आप तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन जो है मेरा एक तरह सेवा से भाव, हाँ एक तरह छोटा सा शॉर्ट में लेक्चर रहता है बच्चों के बीच में, तो बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं एक मैसेज को ट्रांसफर करना, तो ये एक सोच है। अब मेरे पास कहाँ से आया, तो ये नेचुरल कुछ ना कुछ पावर्स है। अच्छा, जो मुझे उन्होंने कहा कि ऐसा करना है, तो मैं करना शुरू किया। ये मेरा सोच। हर छोटा बच्चा, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, कोविड के समय पे, अच्छा, आप क्राइसिस देखे तो कोविड के समय पे कैसे चल रहा था, कितना लोगों को डर पैदा हो गया था। लेकिन मैं पूरा फतेहपुर जानता है कोविड को लेके कि मेरा कैसा एक्शन प्लान था। कोई भी मुझे कॉल करता था घर पे कि पापा हमारे खत्म हो गया, मैं पहुंचता था तो मैं पूछता तो पापा कहाँ हैं, तो वो छत पे होते थे, टेरिस पे, और फिर टेरिस से मैं बोलता था आ जाओ नीचे, ऊपर से ही वो हाथ जोड़ लेते थे, अच्छा, हाँ नहीं आएंगे। फिर मैं अंदर जाके बॉडी को निकाल कर, मैं सिर्फ मास्क और हैंड ग्लव्स पहनता था, बाकी निकाल कर, ऐसे सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ बॉडी को मैं कोविड के समय में, कोविड के टाइम पे मैंने लिफ्ट किया और लेकर शमशान घाट तक लेकर गया मैं। ऐसे बहुत से आज भी मैं जो सेवा है, हॉस्पिटल में अगर इलाज के टाइम पर कोई गरीब मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो चाहे वो रात में 2 बजे हो, मुझे कॉल करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि सुबह लेके चलेंगे, तो सुबह का कहीं टाइम नहीं, इसलिए हॉस्पिटल में जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ पेशेंट परेशान हो जाते हैं, ठीक है, डरते हैं ना कि यार ये बगल में पड़ा है मरा हुआ, ठीक है। तो मैं फिर रात में ही चाहे 2 बजे होती उनके गांव तक पहुंचाना, ठीक है, चाहे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर पे भी पहुंचाना है, तो मैं रात में पहुंचा देता हूँ, अकेला ही जाता हूँ मैं, ठीक है। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि आपको कभी डर नहीं लगता है क्या, तो वाकई में कौन सी ऐसे पावर है, मुझे डर लगता ही नहीं। जी। आपको बताता हूँ, एक घटना घटी थी हमारे जोनिया रोड पर। अच्छा, रात का टाइम था जी, करीब 11 मुझे तो कॉल आता है 12 बजे कॉल आता है, 12:30 को कॉल आता है मुझे, लेकिन एक्सीडेंट जो होता है वो 11:30 के करीब होता है। होता कैसे है कि एक फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक है, वहां पर बालू पड़ा हुआ था, मिट्टी बालू, तो 2 ट्रक निकलते हैं फतेहपुर से पैडी लेके, धान लेकर, जिसे हम धान कहते हैं, पैडी लेके निकलते वो, और एक ट्रक जाके घुस जाता है, उसी जो सैंड पड़ा होता है सैंड में जाके घुस गया। तो फिर उसके बाद जो है वो कंडक्टर ड्राइवर जो है वो सैंड निकाल रहे टायर से, अचानक जो दूसरा ट्रक चला है वो उसको दिखाई नहीं दिया कोहरा के वजह से, सीधे उसके पीछे से टक्कर मारता है और वो कंडक्टर के सर से ट्रक निकल जाता है, टायर स्मैश हो जाता है पूरा। मुझे कॉल आता है वहां चौकी इंचार्ज का, पांडे जी थे, वो कॉल करते हैं, उनके साथ एक सिपाही थे जी। जब कॉल करते हैं तो कहें तपस्वी जी ऐसे ऐसा हुआ है, आप आ जाइए। मैं वहां पहुंचता हूँ और मैं बताते कि टॉर्च दिखा रहे हैं, तो मैं बॉडी को जैसे बाहर निकाला तो सर तो एकदम स्मैश हो गया था पूरा। हाँ, तो वो देखा थोड़ी देर में टॉर्च नहीं, टॉर्च गायब हो गया। देखा कि पांडे जी गिर पड़े, वो बेहोश हो गए और टॉर्च ऊपर जल रहा है। वो सिपाही भी वहां से भाग गया। फिर मैंने पांडे जी के पास देखकर उनको नहीं फिर मैंने उनको पांडे जी को उठाया, पानी ठंडी में पानी डालना पड़ा, उनको पांडे जी को उठाया, और पांडे जी को उठाने के बाद हमने कहा पांडे जी, हमने कहा थोड़ा टॉर्च आप दिखा दे। कहा साहब हम कुछ नहीं दिखा पाएंगे। तो फिर मैंने अकेले टॉर्च को कहीं पर रखा, अकेले बॉडी को उठाया, कोहरा बहुत पड़ रहा था, रखने के बाद उनको एम्बुलेंस में स्ट्रेचर में रख दिया अकेले।
फिर पांडे जी पूछ रहे कि आप अकेले जाएंगे? हमने कहा आप चलेंगे साथ में, आप चलिए। फिर हाथ जोड़े कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है। ठीक है। तो मैं रात में लेके चला उसको और हॉस्पिटलाइज किया। ठीक है। हमारे यहाँ पर एक आईपीएस आए हुए थे, नई पोस्टिंग थी उनका, बलीकरण जी। वो मेरा इंतजार कोतवाली में कर रहे थे 2 बजे कि मैं देखना चाहता हूँ वो व्यक्ति कौन है जो इतनी रात में वो लेकर बॉडी आ रहा है। तो रात ज्यादा हो गई थी, तो फिर मॉर्निंग में वो आए थे यहाँ, मेरे यहाँ आए फिर, और फिर हम लोग ने बैठ के फिर पूछने लगे कैसे क्या कर लेते हैं। फिर अब मैं तो कोई भी क्यूरियस हो जाएगा सर। हाँ, भगवान का काम आप कर रहे हैं। जी। तो ऐसे बहुत से चीजें हैं जो होते रहते हैं। बाकी और भी जो रिसर्च है उस पर मैं काम कर रहा हूँ फॉर द न्यू जनरेशन। एक बहुत बड़ी समस्या देश की है अनएम्प्लॉयमेंट का। जी। तो मैंने जो काम किया वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे किया। ठीक है। 40 इयर्स का मेरा रिसर्च रहा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ठीक है। तो ऑर्गेनिक क्यों मैं 40 इयर्स के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जिस लैंड पे आप बैठे हैं अभी इस समय हम लोग बैठे हैं, ये लैंड टोटल ऊसर लैंड था। अच्छा। बैरल लैंड था, कुछ पैदा नहीं होता था। ठीक है। तो इस लैंड पे कुछ भी नहीं होता था। फिर नेचुरल रिसोर्सेज से मैंने ये लैंड को डेवलप करना शुरू किया। फर्टिलाइज किया आपने? हाँ, पूरा फर्टाइल किया, लेकिन हमने कोई केमिकल नहीं यूज किया। अच्छा। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास गाय का गोबर है या है ना, आज तो पूरा वहाँ पे आपने सब कुछ उगा रखा है पीछे। हाँ। तो नेचुरल रिसोर्स को लेके आज मेरा ये जो लैंड है इसका कई बार कवरेज दूरदर्शन मेरा बहुत पुराना कवरेज कर रहा है। जी। मुझको लगता है कि वो 22-23 साल से और ज्यादा समय से कवरेज कर रहे हैं मेरा। जी। हाँ, ऑर्गेनिक पर मैं पहला स्टार्टअप मेरा रहा। अब मैं चाहता हूँ कि ये एग्रीकल्चर को बेस बनाया जाए और जो नया जनरेशन है इनका मोटिवेशन हो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तरफ, क्योंकि ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगा। ठीक है। आज हम मंच पर अपने देश को कृषि प्रधान देश बोलते हैं। ठीक है। बहुत सम्मान देते हैं उनको, है ना, बोलते हैं मंच पे और लिखते भी हैं हमारा देश कृषि प्रधान, लेकिन अभी तक हम साबित नहीं कर पाए कि हमारा देश कृषि प्रधान है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी किसान अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता, नहीं साबित पड़ा। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान नहीं है आज के समय पर। अच्छा। दौर पे ये नेता प्रधान देश है। अच्छा। हर 4 घर पे एक नेता मिलेगा आपको। अच्छा। हर 4 घर पे एक नेता आपको मिलेगा। ठीक है, ये नेता प्रधान देश है। मैं इसलिए बात कहता हूं कि किसी भी नेता को टिकट अगर नहीं मिलता है एमएलए का, वो आत्महत्या नहीं करता है, लेकिन एक किसान का कर्ज अगर नहीं अदा कर पाता है तो उसको मजबूरी में आत्महत्या करना पड़ता है। तो हमने चैलेंज, अभी ये मेरे लिए चैलेंज है कि हमें कृषि प्रधान देश बनाना है। कैसे? ये मैंने चैलेंज किया। कैसे हम कर सकते हैं? ये पहली बहुत बार अच्छा हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर इस बच्चों, आज के बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन आ गया मुझे एग्रीकल्चर में घुसना है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये मैं बताता हूँ आपको, किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा। हमारे जो प्रोडक्ट का वैल्यूअर कौन है? हमारा कंज्यूमर है। ठीक है। नॉट गवर्नमेंट वैल्यूअर नहीं है हमारे प्रोडक्ट का। ठीक है। एक हमारे प्रोडक्ट का वैल्यूअर हमारा जो है कंज्यूमर है। ठीक है। कंज्यूमर क्या बोलते हैं कि भैया शुद्ध लाओ, 4 गुना ले जाओ। वो कहता है शुद्ध लेकर आओ, 4 गुना ले जाओ। तो जो अभी मैंने जो एक प्रोग्रामिंग किया है, फ्रेमवर्क है मेरा एग्रीकल्चर को लेकर, बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग किया है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स का डेवलप होगा, वो गेहूं नहीं बेचेगा, वो आटा बेचेगा, वो सरसों नहीं बेचेगा, तेल बेचेगा। अच्छा। 25% का शेयर होल्डर फार्मर्स बनने जा रहा है, जो मेरा फ्रेमवर्क है। अच्छा। पहली बार अपने देश में 25% का शेयर होल्डर किसान बनेगा। गेहूं का मूल्य निश्चित है, जो वैल्यू हम दे रहे हैं उनको, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कर रहे हैं। इसके बाद जब मार्केटिंग होगा आटा बनके, तो नेट प्रॉफिट का 25% का शेयर होल्डर किसान होगा हमारा। अच्छा। ये स्ट्रैटेजी है मेरा, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क किया मैंने। अब इसी को लेकर किसान के जब साथ में मेरा मीटिंग होता है, हम लोग बैठते रहते कई सालों से, तो किसान कहते हैं साहब सब ठीक है, लेकिन अन्ना पशु का क्या करेंगे? ये जो अन्ना जानवर है, जो रात में चर जाते हैं। देखिए एक बात बताता हूँ आपको कि 120 डेज का प्रोसेस है फार्मर का,
और 24 आवर्स उसकी निगरानी भी है। निगरानी करनी है, हाँ वही चीज है। और उसके बाद भी जब एक दिन का काम होता है तो व्यापारी को देता है वो, तो व्यापारी को नहीं देना है। तो उसी के लिए मैंने पूरा फ्रेमवर्क किया है कि अब जो हम लोग अभी एक क्लस्टर्स मैंने अभी स्टार्ट किए हैं, 100 किसान 100 बीघा जमीन हर ग्राम सभा में लेकर चल रहे हैं, ये हमारा क्लस्टर है। और वो जो 100 किसान है ऑर्गेनिक करेगा, उसका जो वैल्यू है वो पहले से डिसाइड रहेगा। इसके बाद जब उस प्रोडक्ट का प्रोसेस होकर मार्केटिंग होगा, नेट प्रॉफिट का 25% उसका होगा। अब मार्केटिंग का भी स्ट्रैटेजी हमारा जो है वो डोर टू डोर का है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट, ग्रोसरी प्रोडक्ट हमारा कोई भी आपको रिटेल शॉप में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट डोर टू डोर। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा प्लानिंग किया मैंने। 40 इयर्स का मेरा अपना खुद का अनुभव। लोग मिलते हैं मुझको, पुराने लोग मिलते हैं, कहते हैं कि तपस्वी जी आज से 28 साल पहले आपने हमको गुड़ दिया था जी, पाउडर बेस में गुड़ दिया था, उसका 120 रुपए का कीमत आपने लिया था, वो गुड़ आज कितने का है? देखिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारे गांव का प्रोडक्ट है। मैंने कई प्रोडक्ट पे काम किया, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एक एक प्रोडक्ट पे काम किया। ये हमारा एग्रीकल्चर बेस का स्ट्रैटेजी है। और जो अब आज की समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार हैं। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में भी हम परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, ये भी एक मेरा प्लानिंग है। कैसे? हाँ, जैसे कि एजुकेशन के साथ साथ आज एक मुझको बात बताइए, हमारा जो राजगीर है जो मकान बनाता है, उसका कितना, कौन सा डिग्री उसके पास? कुछ नहीं। नेचुरली वो अनपढ़ ही है ना, लेकिन आज वो अच्छा सैलरी मतलब ले रहा है। प्लम्बर हमारा देखेंगे वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, एम्प्लॉयड है, वो आत्मनिर्भर है क्योंकि उसके अंदर कला है। तो हम ऐसे ही चाह रहे हैं हमारे विद्यालय में भी ऐसे ही हो। हम शिक्षा स्किल पे फोकस करें। स्किल पे, हाँ, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। आज हम आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे मैकेनिक्स है सब देखेंगे, स्किल के ऊपर सबसे अच्छा काम मुस्लिम्स कर रहे हैं। वही मैं कर रहा है, आपको नहीं, वो तो आपको बता रहे हैं कि आज अगर देखेंगे आप, उनके पापा अपने बच्चों को सिखाने के लिए रेडी हैं, बचपन से ही अपनी स्किल को अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन अपने हिंदू में या अदर रिलीजन में सिखाते नहीं। पढ़ो चुपचाप, ये सब क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या दिमाग लगा रहे हो? वो ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है, हम चाहते हैं पढ़े, तो ही तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो विद्यालय का जो स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है स्किल का, कि हमारे इंटर के बाद हम प्लेसमेंट देंगे। हम 6th स्टैंडर्ड से काउंसलिंग करके बच्चों का वो कहाँ जाना चाहता है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, हम वो ट्रेनिंग देंगे और प्लेसमेंट देंगे इंटर के बाद। ये हमने प्लान किया है। कुछ स्कूल्स को मैं अडॉप्ट भी करने जा रहा हूँ इसी को लेकर। और मेरे अंदर जो भी कलाएं हैं वो, या मतलब मेरे अंदर जो भी है टैलेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, एग्रीकल्चर हो, वो आई एम मास्टर ऑफ इट। कहीं पर भी कुछ मुझसे प्लास्टर करा लो, प्लम्बरिंग करा लो, और चाहे मुझसे वेल्डिंग करा लो। मैंने ट्रैक्टर्स भी बनाए थे, आज से करीब 27-28 साल हो गए। ट्रैक्टर भी मैंने बनाया, छोटा ट्रैक्टर बनाया था, वो दूरदर्शन ने कवरेज किया उसका। हाँ, तो मेरे अंदर एक कला है। तो आज मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो कला है मैं बच्चों के साथ शेयर करूँ, उनके अंदर डेवलपमेंट लाना है। नहीं तो हमारा देश में समस्या बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। और ये मत सोचिए कि हम मैं तो यही कहना चाहता हूँ जो हमारे न्यू कमर्स है, जनरेशन है, ये मत सोचे कि हमको नौकरी ही करना है, क्योंकि ये सोच थी पहले। मतलब जब बेटा पढ़ता तो उनके पिताजी बोलते बेटा पढ़ लो, नौकरी करना है। आज़ादी के बाद वो मांग थी, अच्छे लोगों की मांग थी, तो वहाँ पे नौकरी करने वालों की जरूरत थी, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ज्यादा फोकस हो गया। लेकिन अब थोड़ा स्टॉपेज की जरूरत है। आजकल की पढ़ाई इतनी अच्छी हो गई है कि 5-6 में आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है। तो सबको थोड़ी IPS बनना, IAS बनना है ना, उतनी उसके साथ अगर स्किल अगर उसको ऐड कर दी जाए तो लड़का काफी सही हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा जो मेरे जितना भी मुस्लिम फ्रेंड है ना, सब कमा रहे हैं इस समय, लेकिन जितना मेरे हिंदू फ्रेंड है आज भी वो पेपर ही दे रहे हैं। क्या कर रहे हो? पेपर दे रहे हैं। मैं बताता हूँ इस पे। मुझे जब भी कोई प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं, कोई रामलीला का कार्यक्रम है, मंच मिलता है मुझे, तो रामलीला के मंच में जब मुझे बुलाते हैं तो मेरे जो स्टार्टअप होता है वो होता है कि यहाँ जितने बैठे सब हिंदू है, तो सब हाथ ऊपर करते हैं।
मुझे बहुत खुशी होती कि आप हिंदू हैं, वाह क्या बात है। सब क्योंकि देखने आए हैं रामलीला, तो अच्छा लगा कि चलो कुछ ज्ञान लेने आए, रामचरितमानस का कुछ ज्ञान लेने। ठीक है। फिर मैं पूछता हूँ कि हर घर में रामायण है तो सबका हाथ ऊपर होता है। फिर मैं पूछता हूँ कि राम जैसा व्यक्तित्व किस घर में है, लक्ष्मण और भरत जैसा भाई किस घर में है, माता जैसी सीता जैसी माता किस घर में है। यही दुर्भाग्य है। वो क्यों है? क्योंकि हमारा जो रामायण है वो लाल कपड़े पे बंधा रखा है, लेकिन आपको कुरान कहीं बंधा रखा नहीं मिलेगा। राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। हाँ, कहीं कुरान आपको बंधा रखा नहीं मिलेगा। अगर 4 साल का भी लड़का है तो वो कुरान पढ़ ले। सर मैं बता रहा हूँ, और ये बताइए, मेरा बेस्ट फ्रेंड है मुस्लिम फ्रेंड, उसको पूरा अजान याद है। हाँ, अब समझ। उनकी जब बारात निकलती ना, लड़की को जब लेके जाया जाता है तो अजान पढ़ते हैं बकायदा, पूरा याद है। हमारे हिंदुज में किसको पूरी हनुमान चालीसा याद होगी? नहीं, हनुमान चालीसा वो लाल कपड़े पे बंधा क्यों रखा? हाँ, इसलिए रखा है कि हमें संस्कृत नहीं आता। मैं इम्प्रेस हो गया उसके, बताओ इसको पूरी अजान याद है। ऐसे करके वो पढ़ रहा था। जी बिल्कुल। तो यही हम कहते हैं ना कि हम क्यों कह रहे ये बात, क्योंकि हमारा जो रामायण है वो लाल कपड़े पे बंधा रखा है, क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती, इसलिए बंधा रखा है। ठीक है। और 4 साल का बच्चा वो कुरान पढ़ ले। पहले तो शायद 8 तक मैंडेटरी था कि संस्कृत पढ़ाना है, आज तो है ही नहीं, सब्जेक्ट ही ये मैं चाहता हूँ कि मैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में आई थिंक संस्कृत खत्म कर दी गई है। और जैसे उनका मदरसा है, वैसे हमारा गुरुकुल कहाँ, सोचिए गुरुकुल कहाँ चला गया। डंका बजाना मदरसा बंद कर दो, लेकिन मदरसे में एटलीस्ट अपना रिलीजन तो फॉलो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है। हम विरोध न करके नकल करें, विरोध न करके नकल करें और हम भी सोचें। आज आप देखेंगे कि जैसे भी आप बता रहे थे कि मैकेनिक्स भी है, मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पर जो नाई का काम करते हैं, गांव में रहते हैं ना, जैसे हम लोग उनको नाव ठाकुर बोलते हैं, है ना। तो मेरे नाव ठाकुर जो है थे, उनकी बेटी की शादी होती है। बेटी की शादी होती है तो बेटी आती है तो हम पूछते हैं हालचाल, पूछते हैं बेटिया कैसे हो, ठीक है, और कैसे घर में सास ससुर कैसे हैं, तो कहते सब ठीक हैं, सास बहुत लड़ती है। हम कहा क्यों? कहते हैं कि हमको पता होता कि तुम्हारे पिताजी बाल बनाते हैं तो हम शादी न करते बेटे की। अब सोचिए, ये कल्चर बन रहा है आज। फिर अब ये काम कौन करेगा? फिर कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट होगा। आज कौन कर रहा है? डाइवर्ट हो चुका। सब आईपीएस बन जाएंगे तो कैसे हो जाएगा सर? तो कहने का मतलब है कि हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं। हमारा जो फैमिली, जैसे भारत जो कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना ही जाता है, भारत जैसा डाइवर्स कंट्री है कहाँ है। तो बहुत से बातें हैं जो नई जनरेशन जो अब हमने देखा है, जिनको मोटिवेशन की जरूरत है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे जो हमारे स्टूडेंट है वो भी नशा की तरफ बढ़ रहे हैं। बाहर का कल्चर फॉलो करना है। में लंग्स का प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ, लिवर का प्रॉब्लम आ रहा है, सब ड्रग्स लेने लगे, मसाला है, ये है सब। और शराब का तो बात मैं बताता हूँ, एक बहुत अच्छा है। मुझसे ऐसे कहीं पर भी न्यूज़ पे था मैं, उन्होंने पूछा कि तपस्वी जी, हम थोड़ा से वाइन पे थोड़ा से आपसे चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा बताएं। कहता है जैसे गुजरात में बंद हो गया, बिहार में बंद हो गया, क्या यूपी में बंद होना चाहिए क्या? अच्छा। तो हमने कहा नहीं, ये बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। कहने लगे आपका देखो लाइव हो रहा है और आपका कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? बंद नहीं होना चाहिए शराब। हाँ, आप कह रहे बंद नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, अच्छा रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को, इसको बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि शराब पीने का तरीका सिखाना चाहिए। शराब कैसे पिया जाता है ये बताना चाहिए। अच्छा। हमने कहा यहाँ शराब पीने वाले तो करोड़ों का डील करते, बिजनेस करते, वो भी तो शराब पी के करते, अरबों का डील होता है। बड़े बड़े लोग जो है बैठते 5 स्टार्स में पी के अपना डील करते हैं, वो भी शराबी हम उनको कहेंगे, है ना। तो शराब न बंद करके शराब पीने का तरीका सिखाओ। ये लोग नमक चाट कर शराब पीते हैं। अच्छा है, मतलब ये है। दूसरा, गवर्नमेंट को एक चीज और फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करे कि ठेका जहां पर भी है वहां पर कोई शराब ना पिए, घर ले जाकर शराब पिए। मेरा एक दोस्त कतर में था, वो मुझसे मिला और कहने लगे कि हम जब वाइन लेते थे वेयर हाउस से तो हमारे पीछे एक पुलिस की गाड़ी लग जाती थी, ये वाइन कहाँ लेके जा रहा है।
मतलब अथॉरिटी के साथ में एथोराइज होते थे हम वाइन लेने का, इतने बॉटल ले सकते हैं, उतना लेके आते। मतलब जब तक हम अपने घर में नहीं घुस जाएंगे, जब तक वो पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे रहती थी। तो हम ऐसे ही चाहते हैं पुलिस की गाड़ी न रहे, लेकिन सख्त कर दे कि घर पे पीना जाके। क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि जो आज रोड पे पी के बाइक से निकल लेते हैं, ठीक है, वो कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ज्यादातर। ठीक है। अच्छा, शराब पीते क्यों है? हाँ, वही। शराब पीने कौन पीता है पता है आपको? जिसका आत्मबल गिर चुका, विल पावर नहीं है। अब वो किक मारना है बाइक में तो उसकी हिम्मत नहीं है, रोड पे चलना है तो डर है उसको, और डर खत्म कैसे करना है तो पहले क्या करता है, वो 2 पैक लगाता है, फिर किक मारता है। आप कहते चलो साला भिड़ जाएंगे जो भी आएगा, फिर ट्रक वाले को गाली देगा, वो पता हाईवे पे चल रहा ट्रक वाले को गाली दे रहा है। अब बताइए, ये है नशा। तो ये इस पे हम लोगों को कुछ अलग काम करना है। और शराब पे और बताता हूँ मैं बात आपको कि पीने का तरीका हमको सिखाना है। शराब पे कैसे पीना है वो तरीका सिखाया जाए, और जो पी रहे हैं उनको आगे जाने दीजिए। उनको आप मना नहीं कर सकते, अगर आपने टोक दिया तो दुश्मन हो गया आपका, वो आप उनको नहीं, उनको आगे जाने दीजिए। लेकिन जो नया जनरेशन हमारा, जो बच्चा जन्म ले रहा है, वहाँ पर मातृशक्ति की आवश्यकता है, वहाँ संस्कार की आवश्यकता है कि जो माँ बच्चे को पैदा कर रही है उसमें संस्कार वो दे कि वो शराब न पिए। जो पी रहे उनको जाने दो ना आगे, हम अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं उनका। तो इस तरह से मेरा सोच है कि शराब को न बंद करके जो पी रहे हैं उनको आगे जाने दीजिए, और पीने का तरीका सिखाइए। ये ऐसे बहुत सी चीजें हैं। ठीक है सर, जैसे फिर मैं शुरुआत में आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे 14 साल में आपने स्टार्ट कर दिया सब कुछ, तो अभी जो मेरी वीडियो देख रहा है ना, वो 14 साल का बच्चा अगर सेवा भाव उसके अगर मन में है, वो भी अगर करना चाहता है, तो उसकी शुरुआत वो कैसे कर सकता है? सेवा भाव नहीं, ये तो व्यक्तित्व होता है। ठीक है, व्यक्तित्व होता है उसके अंदर 14 साल का अनूप, जैसे 14 साल का अनूप है, ठीक है, नहीं, वो चाहता है सेवा भाव करना। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि कई जब एक्सीडेंट होते हैं, आप बच्चे मुझे देख रहे हैं, फेसबुक में भी सब देख रहे हैं ना, तो 14 साल छोड़िए, 12 साल का भी लड़का आके मेरा हेल्प करता है। अच्छा, हाँ, ठीक। स्ट्रेचर उठाना रहता है या बॉडी उठाना रहता है, तो 12 साल का भी लड़का, 13 साल में देखा है, स्कूल के स्टूडेंट है बेचारे, वो आके मेरा हेल्प करते, कहते हैं सर हम हेल्प कर सकते हैं। अरे मैंने कहा बिल्कुल करो, मुझे भी ये खुशी होती है, कम से कम मोटिवेट हो रहा है। ये जैसे आपने कहा ना, ये इस तरह से ऑटोमेटिकली वो बच्चे के अंदर वो जिज्ञासा पैदा होता है, और जैसे मुझे देखता है तो उसके अंदर भी एक जिज्ञासा होता है कि यार मैं भी तो तपस्वी बन सकता हूँ। मैं खुद ही कहता हूँ कि यार अकेले तपस्वी क्यों। वही We want extra ambulance vans ना। हाँ, ये होना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना है। और दूसरे बच्चों को भी हम लोग यही बताते हैं स्कूल्स में, प्रोग्राम में, कि जब भी कहीं एक्सीडेंट हो तो आप लोग एक्सीडेंट देख के वहां से हटिए मत। आप ये तो 112 को कॉल करिए, 108 को कॉल कर दीजिए, कोई ना कोई मौके पे आ जाएगा। लेकिन बच्चे भी अब अवेयर होने लगे, वो लोग भी कॉल करने लगे। जैसे 14 साल का अनूप है, ठीक है, वो सेवा भाव करना चाहता है, उसके अंदर है सेवा भाव ना, पर उसके लाइफ में के अराउंड ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, अब ये तो वैसा है कि अगर फाइनेंशियली अनस्टेबल है तो उसके लिए यही है कि वो जैसे अभी मैंने बताया कि वो कॉल कर सकता है एम्बुलेंस के लिए, ठीक है, जैसे उसने देखा एक्सीडेंट है तो कॉल कर सकता है, वो इतना तो हेल्प कर सकता है वो, ठीक है, और साथ में एम्बुलेंस के साथ उसको साथ जा सकता है। जब आपको ये लगता है कि अनूप को ये लग रहा है कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, और वो 108 में ले जाएंगे, एम्बुलेंस आके ले जाएगा, साथ में बैठ लेना, जब तक उसके कोई फैमिली के लोग नहीं आ जाते, ठीक है, तो ये इतना ही कर लें। तो इसमें तो कुछ मतलब आपको लगना ही नहीं है क्या, ठीक। तो इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। हाँ, जब आप करने लगे हैं तो ईश्वर आपका सहयोग करेगा, और आपके पास भी उतनी क्षमता अपने आप आ जाएगी। ये मुझे कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर इच्छा सिर्फ हो, भाव से ही शक्ति है। जो भाव उत्पन्न करेंगे वही शक्ति जागृत होगी। वाइब्रेशंस होते, तरंगे होते, ऑटोमेटिकली लोग आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं सब कुछ जो सेवा कर रहा हूँ ना, अभी तक मैंने 1 रुपया किसी से लिया नहीं, ठीक है। हाँ, ये जितना भी सेवा है, लोग मेरे को कहते हैं ये बात के लिए कि तपस्वी जी, हम लोग आपका सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हम इसलिए आपका सहयोग करना चाहते हैं क्योंकि हम किसको दे दें। आप कैसे बने फाइनेंशियली स्टेबल?
आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल जैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र पुणे का, मेरा बिजनेस पुणे में, एज अ बिजनेसमैन भी हूँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ फैमिली आपकी ठीक ठाक थी फाइनेंशियली? हाँ, मैं वेल टू डू फैमिली से आप आते हैं? फैमिली से आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो जब मैं पैदा हुआ तो उस समय बाबूजी की हमारे मतलब घर पे पहली कार आई थी वॉक्सवैगन, इंग्लैंड की। तो आपको वो ऐसी पुणे में ही मेरा हाईवे पे ही अपना तपस्वी स्टेट है, ये तपस्वी नगर है जहाँ पर आप है, पहले से थे। देखिए सब कुछ संपन्न है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कार्य करना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत लोग मंशा चाहिए, मंशा चाहिए। खुद देखिए हमारे कितने प्रतिनिधि हैं, ये सेवा तो उनको भी करना चाहिए। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते? जब इतना ही अगर आपके अंदर सेवा भावना है तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिक्स में आकर तो आप बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं। देखिए हम राजनीति में ना आके, ठीक है, हम समाज नीति की बात करते हैं। लेकिन अगर अच्छे लोग जो राजनीति में जाएंगे नहीं तो गंदे लोग तो वहां रहेंगे। नहीं, वो राज करेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम जैसे लोगों को कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। क्यों? आप तो फाइनेंशियली भी वेल टू डू है, आपके कनेक्शन इतने सारे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आपके साथ उठते बैठते हैं। मैं इतने वर्षों से सेवा कर रहा है, किसी प्रतिनिधि ने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम लोग तपस्वी जी को प्रदेश स्तर पर सम्मान करा दे। अच्छा, यही देखिए दुर्भाग्य है ये। अच्छा, अगर मेरा सम्मान हो जाएगा तो उनको भय किस बात का है? सोचते हैं कि इनका सम्मान हो जाएगा तो तपस्वी जी भैया आगे चले जाएंगे। ठीक है, उनका डर है। ये जो पॉलिटिशियन है इनके अंदर बहुत भय है। अच्छा, खुशी का। क्योंकि आज मैं फतेहपुर जिले के लिए कहीं भी चले जाए, किसी चौराहे, किसी गांव, किसी घर, आप मेरा नाम पूछेंगे तो बहुत सम्मान के साथ। हाँ, बिल्कुल। इतने वर्षों में मेरा जो नाम है सेवा को लेकर है, एग्रीकल्चर को लेकर है और आत्मनिर्भर को लेकर है। और एक चीज तो बहुत कभी तो आपने चाहा होगा कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मैं करना चाहता हूँ सेवा सब। नहीं, मेरे पास पावर नहीं है। तब मैं चाहूंगा कि मैं वोट उनसे मांगना चाहता हूँ जिनको मैंने रोजी रोटी दी। अच्छा, ठीक, आत्मनिर्भर किया। अच्छा, वो मेरा वोटर हो। मैं इलेक्शन नहीं चाहता, अपना सिलेक्शन चाहता हूँ। अच्छा, मैं सिलेक्शन चाहता हूँ। आने वाला जनरेशन भी मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट करके उनको मैं पार्लियामेंट भेजूं, उनको सिलेक्ट करके मैं विधानसभा भेजूं। अच्छा, मैं खुद चाह रहा हूँ। तो मैं सिलेक्ट होके आना चाहता हूँ, इलेक्ट होके नहीं। तो हम क्या करेंगे ऐसा कि हम इलेक्ट होके आए? हाँ, इस पे तो बताइए। वही विषय पर मैं जो हमारा फोकस है, एक एक गांव को अडॉप्ट करना। सबसे पहला काम हम जो करने जा रहे हैं, हमने पहले भी आपको बता चुका, किसान एक चीज से परेशान है, वो अन्ना पशु से। ठीक है, गौशाला बहुत बन गए, लेकिन गौशाला समाधान नहीं है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन गवर्नमेंट भी करे क्या? क्योंकि वो भी डिपेंड है कर्मचारी पे और जो भी अधिकारी यहाँ पर लोकल में उन पे डिपेंड है। और लेकिन तभी भी जानवर मरना, हर गौशाला में आपको 2-3 कैजुअलिटी होता रहता है। इसीलिए गोबर बैंक जो है हमारा एक फोकस है। ठीक है, हर गांव में गोबर बैंक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। गाय के गोबर पे मेरे जो प्रोडक्ट हैं आज वो देखिए, फ्रॉम द स्टार्ट पहले मैं कंपोस्ट तैयार करता था गोबरों से, गाय के गौ डंग से, और उसके बाद अभी मेरे कई प्रोडक्ट आ गए हैं मार्केट में। अभी मैं अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कहूँ तो लोगों को थोड़ा ताज्जुब लगेगा कि मैं 100 रुपए किलो गोबर में बचाता हूँ। लोगों को आश्चर्य लगेगा। अच्छा, क्या ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, लेकिन मेरे यहाँ पर विजिट करो, देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा हूँ। बिल्कुल, आप मुझे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाइए। मैं सर का एक ब्लॉग बनाऊंगा, आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा जो जो आपने मेंशन किया है। बिल्कुल आप देखिएगा, मेरे प्रोडक्ट्स देखिएगा। अब तो गाय को संरक्षित करने के लिए योजना तैयार की कि हर गाँव में 100 महिलाओं को गौपालक बनाना। ठीक है, अगर जो महिला गौपालक बनेंगी, इस वीडियो में अगर 1 लाख व्यूज, इस वीडियो में अगर 1 लाख व्यू आते हैं तो मैं आपका ब्लॉग बनाऊंगा और आपकी हर एक चीज पूरी लाइफ ऑफ अशोक तपस्वी एम्बुलेंस मैन में दिखाऊंगा जी। तो मैं वही चाह रहा कि हर गांव में 100 महिलाओं को गौपालक बना के 100 गाय को संरक्षित करना, और जो महिला गौपालक बनेगी हम उसका गाय का गोबर, काऊ डंग हम 3 रुपए से 5 रुपए केजी तक लेंगे और गौमूत्र लेंगे 5 रुपीज लीटर के हिसाब से। तो वो गाय अपने आप संरक्षित हो। और भी इसके साथ एक मैंने और भी योजना जोड़ दी है, जो महिला गौपालक बनेगी उसको 5 दुधारू पशु का लोन सैंक्शन लेटर मिलेगा। ये हमारे तरफ से, बैंकर्स से ही फाइनेंस होगा, लेकिन बैंक के साथ हमारा जो है ज्वाइंट वेंचर होगा।
और वो गारंटर भी मैं ही रहूंगा। तो इस तरह से आप सोचिए, जो गौ माता की सेवा करेगी उसका गौ माता का आशीर्वाद भी मिलेगा और घर में लक्ष्मी भी प्रवेश करेगा। अब आप 100 घर को हमने आत्मनिर्भर कर दिया, 100 घर पे इसलिए निर्भर हो गया कि मिल्क प्रोडक्शन चालू हो गया। ठीक है। तो इस तरह करके हमने एक एक चीज मैंने प्लानिंग की है पूरी, ऐसे पूरा फ्रेमवर्क है, ऐसे सिलेक्शन जा रहे हैं आप। हाँ, लोगों को अब आज मेरा कॉन्फिडेंस कब बढ़ा जब मैंने साबित कर दिया कि गोबर जो है वो धन है। गोबर धन, मैंने साबित कर दिया कि गोबर जो है वो धन है। ठीक है। और ये मैंने साबित। अब थोड़ा सा ये बताइए, पॉलिटिक्स की अगर बात हो रही थी तो थोड़ा सा अगर ब्रीफ में जल्दी से अगर बताना चाहिए कि जो सिलेक्शन वाली आपने पार्ट बताया था, इसको कैसे आप करना चाहते हैं? मतलब नहीं, अब तो ऑलरेडी कभी प्रयास किया आपने पॉलिटिक्स में, या फिर आपने सिर्फ अभी इंतजार कर रहे हैं सिलेक्शन का? नहीं, प्रयास तो नहीं किया, लेकिन अब प्रयास का मतलब ये है कि अब डिपेंड करता है कि कैसे मुझे खुद ऐसा लगता है ना, मैं बड़ा आना तो चाहता हूँ, लेकिन कहीं सपोर्ट भी चाहिए ना, पार्टी सपोर्ट भी करे मेरा। फाइनेंशियल सपोर्ट या पार्टी सपोर्ट? नहीं, पार्टी सपोर्ट चाहिए। पार्टी सपोर्ट चाहिए। अगर आज ये गारंटी है कि सीट देने की गारंटी है। अच्छा। ये 100% गारंटी। सीट अगर लेनी हो तो किस पार्टी से लेंगे? और रिकॉर्ड बनाने का भी गारंटी है मेरा। सीट अगर लेंगे तो किस पार्टी से लेंगे? अभी मेरा तो देखिए, हम लोगों का जो सेंट्रल पे है, गवर्नमेंट है अपना, बीजेपी है ना। मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बट मैं सिर्फ कार्य को देखता हूँ। और जैसे जो भी कार्य बीजेपी कर रहा है, कार्य उनका सराहनीय है, रहता है। लेकिन जब ऊपर से कोई चीज चलता है, नीचे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। तो मैं खुद फॉलो करता रहता हूँ। और प्रतिनिधियों, जो प्रतिनिधि है इस समय, जो सिलेक्टेड है, जो एमएलए है, मैं इनके साथ भी बात करता हूँ। और एक मैं पूछा करता हूँ कि यार ये आपकी तो बहुत सारी फोटोज वायरल होती हैं सांसद जी के साथ। नहीं, अभी जैसे जैसे मैं पूछता रहता हूँ कि ये डीएम जो हमारे जो हैं, जो हमारे कलेक्टर हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनके ऑफिस के बाहर बहुत लंबी लाइन रहती है एप्लीकेशन लेके। ठीक है। तो मैं प्रतिनिधि से कहते हैं ये उनकी लाइन नहीं है, ये आप लोगों की लाइन है। आप लोग गांव में शॉर्ट आउट कर सकते हैं, नाली को लेकर, सड़क को लेकर, ये आप लोगों की समस्या है। वो डीएम के यहाँ पर लाइन लगना, वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने आए हैं, और उनको हम एक बर्डन दे देते हैं, सुबह सुबह 10 बजे लाइन लग गई। ये क्या है? ये नहीं पॉलिसी है। एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करना है, कि आईएएस होता है, बहुत शार्प होते हैं, उनको हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि उनको ऊपर भी ध्यान देना है, ऊपर से भी उनको क्वेश्चंस रहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर्स रहते हैं हर बात में। और वहां पर देखा कि वो लोगों का लाइन लगा है। ये प्रतिनिधियों का लाइन है, प्रतिनिधि हमारे जो है, जो सिलेक्ट होके आते हैं। फेवरेट पॉलिटिशियंस कौन है आपके? अभी तो हमारा फेवरेट में तो हमारे आदरणीय मोदी जी ही है। अच्छा, ठीक है। और योगी जी हैं। अच्छा। फेवरेट इसलिए है कि कम से कम आज उनके पास कुछ नहीं है, ना उनके अंदर कोई लालच है। वो खुद देखा होगा आपने। तो क्योंकि मैं एक क्लियर करता हूँ, दौलत से उम्र नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। अगर दौलत से उम्र बढ़ता होता तो ये माइकल जैक्सन नहीं मरता। ये क्लियर है ना? वो चाहता तो पूरा ऑर्गन्स चेंज कर सकता था बॉडी का, इतने पैसे थे उसके लेकिन दौलत से उम्र नहीं बचा सकते। ये जो धन है, शरीर आपका, यही धन है। इस धन को क्या चाहिए? लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं। ये धन है। मैं उम्र बढ़ाने की बात करता हूँ। 120 वर्ष की उम्र ये मनुष्य की है, लेकिन कैसे 120 हमको पहुंचना है, ये हम पे डिपेंड करता है। हम अपनी लाइफस्टाइल तो हम अगर पॉजिटिव विचारधारा के हो जाएंगे, नेचुरली हमारा उम्र बढ़ेगी। जैसे आज जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे खुशी होती है, और सामने वाले जब जान बचती है तो और खुशी होती है। ठीक है। हमारे फतेहपुर के आपके जितने भी कार्यकाल में, आप तो ज्यादा से ज्यादा कार्यकाल देख चुके हैं, यहाँ के सबसे अच्छे सांसद कौन लगे आपको? जैसे फतेहपुर में जो सांसद हैं, जो भी आए, तो एक चीज मैं बताऊं आपको, सांसद बनकर तो आ जाते हैं। अच्छा, ठीक। लेकिन उनके जो दायित्व है, जो कार्य करना है चाहिए, वो नहीं करते। तो मैं किसको अच्छा कह दूं? ठीक है। वो तो स्वयं का देखते हैं। अच्छा। मैं हमेशा मेरी सोच रहती है कि जो भी प्रतिनिधि बनता है, चाहे वो सांसद क्यों ना हो, लेकिन वो सोशल नहीं हो, वो सामाजिक नहीं होते। ठीक है, ठीक है।
आज फेलियर इसी वजह से है हमारे पॉलिटिशियन। उनको सोचना चाहिए यार चलो 5 साल अपने को मिल गया है और ऐसा काम करो कि 50 साल तक हमको कोई नहीं हटावे। सही बात है, सही ये विचार कैसे हो सकता है? मैं खुद मिलता रहता हूँ, मैं आइडियाज देता रहता हूँ, फॉलो ही नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, अवॉइड कर देते? क्या लगता है आपको, युवाओं को आना चाहिए नहीं राजनीति में? मैंने अभी बताया ना, युवा आना चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट होके नहीं, सिलेक्ट होके आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, उन युवाओं को लाना होगा शिक्षित भी हो और वो उनके अंदर जो है सोच भी सामाजिक हो, सोशल हो, वो व्यक्ति आवे। और ये प्रयास है, देखो है, अब देश में परिवर्तन तो होगा ही होगा। और हम लोग धर्म की बात नहीं करते, ना जात को लेकर चलते हैं। जैसे एक्सीडेंट में मैं टुकड़ों में बिनता हूँ, उसकी जात नहीं पूछता मैं किस जात का है जी। तो उसमें मुझे लगता है मैं हूं, तो हम लोग जात पे नहीं बात करते ना, धर्म पे हम लोग कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि नया जनरेशन को हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते। हम उनके स्किल के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके जो है ये मानकर चलिए कि जो एक मेडिकल सेक्टर है हमारा, जो स्वास्थ्य के ऊपर भी हम काम करना चाहते हैं, हमको इनमें ध्यान देना है। हम बाकी कुछ नहीं करना चाहते। वो इस मिट्टी पर जिंदा कैसे रहे, उसको क्या आवश्यकता है जिंदा रहने की, एक व्यक्ति को क्या जरूरत है। हमारे फतेहपुर में से क्या चीजें हैं जो इसको डेवलप किया जा सकता है, क्या कार्य यहाँ होने चाहिए? देखिए, हमारा फतेहपुर अपने आप में दुआबा का क्षेत्र है। यहाँ का जो आपको मैं बता देता हूँ, हो सकता है कहीं ना सुन पाए हों, जितने पुराने गीत लिखे हैं हमारे फतेहपुर के ही भाषा है। अच्छा। जो अवधी बोलते हैं ना, आप देख लीजिए, ठीक है, सुरैया के गीत सब देख लीजिए। अमिताभ बच्चन भी वो इलाहाबादी भाषा नहीं बोलता है। अच्छा। वो हमारा अवधी फतेहपुर का ही बोलता है। और फतेहपुर का ही हमारा एक जो लैंग्वेज है, जो मदर टंग है यहाँ का, वो ही टंग पे सुरैया के गीते हैं। जो पुराने जितने गीत हैं वो आप देखेंगे हमारी, उसमें पूर्वी आपको असर नहीं पड़ेगा, पूर्वी आपको नहीं समझ में आएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये अवधी भाषा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और बड़ा हिस्टोरिकल भी है, रघु ऋषि जी के बारे में। फतेहपुर को कैसे बढ़ा सकते हैं? उस पे आ रहे हैं। फतेहपुर को एक ही बेस है हमारे पास, बहुत बड़ा सेक्टर है, दैट इज एग्रीकल्चर। अच्छा। हाँ, एग्रीकल्चर पे हमें काम करना होगा। और जो भी समस्या है बेरोजगारी की हम बात करते हैं, वो एग्रीकल्चर ही वो इंडस्ट्री है जो कभी नहीं बंद हो सकता। और कोविड में भी ये बता दिया, सब व्यापार बंद हो गया लेकिन ये नहीं बंद हुआ। मैं लोगों को एक यही कहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि आपके इसके माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों को से भी विनती करूंगा और कि आप लोग शहर में प्लॉट न लेकर खेत खरीदिए। ठीक है। आपको एक ट्रेलर देखने को मिला है कोविड का, वो ट्रेलर था। अगर ऐसा ही कुछ आपदा आ गई तब आप कहाँ जाएंगे? एक फिल्म का डायलॉग था, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता। मैं सुना करता था फिल्मों में, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाता था इसका मतलब क्या है। लेकिन कोविड के टाइप पे समझ में आया। जब गीदड़ की मौत आती है और शहर की तरफ भागता, शहर का आदमी ही मरा, गांव का नहीं मरा। ठीक है, शहर का ही मरा लेकिन गांव का नहीं मरा। बड़े इन्वेस्टमेंट, तो कहने का मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट्स कैसे लाएं यहाँ पे फतेहपुर में? बड़े इन्वेस्टमेंट्स कैसे लाएं जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे अपने बिजनेसेस खोलें? हाँ, ताकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े। मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप पुणे का है। हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, हाँ, ठंडी है तो बहुत ठंडक है, एक्सट्रीम में हर चीज, सब चीज एक्सट्रीम है। तो हमें काम करने का समय कम मिलता है। तो इंडस्ट्री भी अगर हम लाना चाहें यहाँ, तो इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगा? पहली बात तो ये, क्योंकि वर्किंग आवर्स हमें ज्यादा नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमारा सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री दैट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर पे ही हम काम करना चाहते हैं। जो मैंने एक फ्रेमवर्क किया हुआ है अपना, वो टोटल एक एक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएगा हमारे यहाँ। तो बिजनेस पे अगर हम लोग बात करें, मैंने एक चीज बताया आपको कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मैं बता ही चुका कि कृषि प्रधान नहीं है, साबित करना है। और साबित कैसे होगा? जब अमेरिका में वहां के डॉक्टर लिखेंगे यूज इंडियन फूड, बिकॉज इस वैल्यू है उसमें। डॉक्टर लिखेगा यूज इंडियन फूड, यूज इंडियन वेजिटेबल्स, तब जाके हमारा देश कहलाएगा कि हमारा देश कृषि प्रधान है। हम सिर्फ कृषि पर ही काम कर ले जाएं पूरे देश में, क्योंकि 70% निर्भर है कृषि पर। हम इतना ही काम कर ले जाएं तो हम लोग
वर्ल्ड में अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं। जो आज हम लोग ट्रम्प भी हैं, उनके भी जो एक्शन प्लान हैं वो बड़े खतरनाक है। ही इज अ बिजनेसमैन, तो हम भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हमारा देश में भी हम चाहते हैं बिजनेस, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। महाकुंभ गए थे आप? जी, महाकुंभ में नहीं जा पाया था मैं। मेरा गया तो था मैं, एक कार्यक्रम था उसमें इनवाइटेड था मैं, नेत्र महाकुंभ पे, तो वहां पर मैं नहीं जा पाया। बाकी हमारा कैंप लगा हुआ था जहां पर अन्नदान करते हैं और करीब डेली का करीब 1500 से 2000 संतों को भोजन कराना और 24 आवर्स चाय और बिस्किट, ये रोड पर लगा हुआ था हमारा। तो ये चल रहा था, लेकिन मेरा ये मैं 2-3 बार, एक बार गया, दूसरे बार मैं वापस आ गया जोशी से ही नहीं पहुंचा ना वो, तो बहुत प्रयास रहा, नहीं गया। लेकिन हाँ, तो जो अमावस के दिन अंबानी जी आए, गौतम अडानी जी आए, सब लोग आए, सबको अच्छा रहा और वो भाग्यशाली भी रहे कि कम से कम गंगा स्नान कर लिया, अवसर मिला। और एक मैं सोच है मेरी, या मेरी बात है, लोग गंगा स्नान से पाप धुलता है ना, तो उस पाप पर मेरा अपना एक रिसर्च है, गंगा स्नान से कौन सा पाप धुलता है ना। तो जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियास हैं, वो जो बैक्टीरिया से जो हार्मफुल है, वो गंगा स्नान से वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि गंगा के पानी में सब तत्व पाए जाते हैं, उसमें मेडिसिनल वैल्यू है, उसमें पाए जाते हैं मेडिसिनल वैल्यू। तो अमावस के दिन की रात या अमावस के दिन पे कुछ ग्रहों के ऐसे रेडिएशंस पृथ्वी पर आते हैं, जब शरीर से गंगा का पानी लगेगा तभी वो बैक्टीरिया नष्ट होंगे। तो जब बैक्टीरिया नष्ट होंगे, आपके विचार पॉजिटिव होते हैं। जो नेगेटिव, जो हमारे अंदर जो विचारधारा आ रहे, वो सिर्फ बैक्टीरियल है, वो हमारे विचारों को बदल रहे हैं। रणवीर अलाहाबादिया को जानते हैं? हाँ, रणवीर अलाहाबादिया। हाँ, मैं बेयर बाइसेप्स। जी, उनकी कंट्रोवर्सी से आप नहीं रूबरू हैं? देखिए, आप जैसे आप भी पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, निकल आते हैं, तो उसको ज्यादा गंभीरता से 100% गलत तो था उसने जो किया, ऐसा नहीं मेरा ये है कि चलो ठीक है, बट एक्सट्रीम हो गया, एक्शंस एक्सट्रीम हो गए। हाँ, लेकिन वो ठीक है, वो हर IIT बाबा ने उनका एक बताया था कि अगर उसको सजा देनी भी है तो उसको ये सजा दो कि उसकी ऑडियंस उसकी वीडियो देखना बंद कर दे, उसकी रीच पे फर्क पड़ जाए। लेकिन उसके साथ जो ये हो रहा है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है। ये कोई तरीका नहीं था। पॉलिटिशियन जो उसके पीछे पड़ गए, उनको सॉफ्ट टारगेट चाहिए था, हमारा बस ये है कि गलतियां देखिए इंसान से ही होता है और उसको माफ भी किया जा सकता है। लोग उसको मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, और प्रोग्रेस करेगा और अच्छा करने की सोचेगा, और वो गलतियों को भी वो हो सकता है वो भी समझ चुका होगा। नहीं, उन्होंने तुरंत शायद दूसरे दिन ही अपनी माफी वाली वीडियो रिलीज कर दी थी, और ऐसा नहीं है। और देखिए, हम भी हैं, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं। जैसे आप कार चला रहे, रोड पे जा रहे हैं, मैं जैसे रोड सेफ्टी पे काम कर रहा हूँ, मैं भी ड्राइव करता हूँ, और मैं तो 1985 का मैं मोटोक्रॉस में चलता था, 2 व्हीलर बाइक्स में। मैं 85 में पुणे से मैंने विनर था 360 सीसी में। तो हम भी रोड पे चलते हैं, हम भी कार चलाते हैं, और कहीं मान लीजिए हमसे गलती हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए हमारी गलती से, अब हमारे ऊपर आरोप लगना शुरू हो जाए, वही है, ये एक्सीडेंट है एक तरह का। ठीक। तो एक लास्ट एक मैसेज दे दीजिए आप हमारे युवाओं को, या सड़क में जो चल रहे हैं कार से, बाइक से, तो एक मैसेज दे दीजिए कि उनको कैसे सड़क पे चलना चाहिए ताकि वो सुरक्षित अपने घर रोज पहुंचे। हाँ, बिल्कुल अनु भैया, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हमने अभी पॉडकास्टिंग की है, तो इसमें मैंने एक्सीडेंट्स पे और कई चीज़ों पे मैंने आपको अवेयर करने की बात कही है। तो बस छोटा सा प्रयास करिए। मॉर्निंग में आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, पहले तो तनाव में मत ट्रैवल करिए, टेंशन में मत घर से निकलिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज़्यादातर लोग टेंशन में घर से निकलते, और ज़्यादातर जो बाइकर्स हैं जो रोड्स पे स्टंट करते रहते हैं, इन बच्चों को भी मैं ये कहूँगा कि बहुत जल्दी मैं क्लब बना रहा हूँ यहाँ पर मोटर रेसेस का, तो मैं तभी जो हमारे जो बाइकर्स हैं इनको देखना चाहता हूँ कि कितनी दम है,
क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो विनर 85 का। मैं स्पोर्ट्स में रहा, मैं क्रॉस कंट्री चलता रहा बाइक में, मैं भी स्टंट करता रहा। मैंने आपका फतेहपुर पुलिस लाइन में भी एक स्टंट कर चुका मैं। अच्छा। लॉन्ग जंप था मेरा, 20 फीट लॉन्ग जंप था मेरा, तो मैं वहाँ पर भी कर चुका। लेकिन नया जनरेशन के लिए मैं इतना ही चाहूँगा, जो भी नया जनरेशन है, जो कार चला रहे हैं, जो बाइक्स चला रहे हैं, तो थोड़ा रोड सेफ्टी को लेकर रूल्स को फॉलो करें बस जी। अच्छा, ठीक, धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत अच्छा लगा, और आपके पूरे टीम को बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी था हमारे पॉडकास्ट में, और ताकि ये लोग जाने और अपनी जान के साथ खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल। और अगर ये वीडियो 100K क्रॉस करती है, 1 लाख व्यूज़ अगर क्रॉस करते हैं, मैं ज़रूर आपका एक ब्लॉग बनाऊंगा और लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे अशोक जी अपने डेली लाइफ में लोगों की हेल्प करते हैं, कैसे वो एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए जो काम कर रहे हैं, वो पूरा मैं एक डॉक्यूमेंट्री टाइप में दिखाऊंगा। नहीं, बहुत अच्छा। ये आज का जो जर्नी था हमारा, कई चीजों पे हम लोग ने चर्चा की। बिल्कुल है ना, रोड सेफ्टी पे भी था, अनएम्प्लॉयमेंट में था, तो कई चीजों को लेके चला। और ये मेरा प्रैक्टिकल है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। वही। और एक फ्रेमवर्क है मेरा, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे हमारे जो बच्चे शिक्षित है, बेरोजगार, इनके लिए हो। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है। और मेरा तो कोशिश रहेगा कि बहुत जल्दी हम अपने भारत को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएंगे कि पूरा वर्ल्ड देखना चाहिए, बिहेवियर को भी लेके, कल्चर को भी लेके। और जहाँ तक देखा होगा आपने कि हम अपने इष्ट को, अपने भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं, और वो मार्गदर्शक है हमारे, हमें इस मिट्टी पर जीवित कैसे रहना है। वो उसमें आपके रामचरितमानस में आपको ये परिचय देता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे सबरी के बैर हो, सब कुछ, चाहे भाई का रिश्ता हो, उसमें पूरा एक दर्शाया है कि कैसे हम इस मिट्टी पर जीवित रह सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।